हेलो एवरीवन, और बताइए आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो देखिए, ये है इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पार्ट 2, जो कि बीच में अधूरा रह गया था क्योंकि चैप्टर की समरी बहुत ज़्यादा है और वो एक बार में ही नहीं कंप्लीट हो पाई, इसलिए मैंने उसका पार्ट 2 बनाया। तो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं इसकी समरी स्टार्ट करने जाऊँ। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उसकी समरी करूँ, क्योंकि चैप्टर थोड़ा काफ़ी बड़ा है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसका एक एक पॉइंट आपको बता पाऊँ, क्योंकि अगर एक भी चीज़ आप इसके साथ आपके लिए अधूरी रह जाती है तो उसमें आपको दिक्कत है। तो जैसे कि मेरी समरी चल रही थी कि जब व्यापारी को सूली के हिसाब से पतला समझा गया तो उस हष्ट पुष्ट जो शिष्य था उसको पकड़ करके ले आए राजा के सामने। अब वो चिल्लाने लगा कि मेरा क्या दोष है, मैंने क्या किया, मुझे क्यों पकड़ करके लाए हो। तब राजा ने बताया कि ये जो सूली है ये तुम्हारे हिसाब से बनी हुई है, अब तुम्हें जो दंड मिलेगा। ये बड़े अजीब राजा, गलती कुछ नहीं फिर भी मुझे दंड मिलेगा। खैर वो रोने लगा और किसको याद करने लगा? अपने गुरुजी को। अपने गुरुजी की वचन याद आने लगे उसको। गुरुजी जो थे दिव्य पुरुष थे, उन्हें अपने शिष्य की वो सारी घटना नजर आ रही है, देख रहे हो, तुरंत पहुंच गए अपने गुरु शिष्य के पास और जाकर के सारा उन्होंने वृतांत सुना और बोले तुम परेशान मत हो, तुम मेरे शिष्य हो और मेरा धर्म है अपने शिष्य की रक्षा करना। तब दोनों इकट्ठा होकर के राजा के पास पहुंचे और जैसे ही सेवक लेकर जा रहे हैं उनको, दरबारी लेकर जा रहे हैं, तो जाकर के बोले कि राजा साहब एक बात बताइए, गुरु और शिष्य में बड़ा कौन होता है? तब राजा ने एक बुद्धिमानी का आंसर दिया कि गुरु होता है। ठीक है, जब ये गुरु होता है तो मरने का अधिकार किसको है? पहले गुरु को शिष्य से पहले। अब जब ये बात शिष्य ने सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा कि मेरे सामने मेरे होते हुए मेरे गुरु को दंड क्यों मिलेगा, मुझे मिलेगा। अब आपस में दोनों का झगड़ा हो गया। तब बोले भाई तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब गुरुजी ने कहा कि राजा साहब मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ। तब वो उन्हें अकेले में ले गए और जाकर के बोले, राजा साहब ने पूछा कि तुम ये बताओ तुम मरना क्यों चाहते हो? इतनी इच्छा क्यों हो रही है कि तुम मरो, पहले क्या कारण है? तब गुरुजी ने जवाब दिया कि राजा साहब ये जो सूली बनी है ये बड़ी दिव्य सूली है, फांसी का फंदा, और यदि मैं आपके राज्य में कभी किसी को गलत आदमी को दंड नहीं मिला और यदि इस सूली पर पहले मैं चढ़ता हूँ तो मेरा पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होने के बाद मैं इस राज्य का राजा हूँ। अब ये मेरे बाद मेरे शिष्य को अगर फांसी मिलती है तो वो मेरा मंत्री बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो राज्य है इस पर मेरा और मेरे मंत्री का अधिकार। अब देखिए ये बात सुन करके राजा का दिमाग घूम गया कि मैं अपना राज्य क्यों दे दूं। अब उसने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया, एक दिन के लिए जो उनकी फांसी की सजा माफ कर दी, स्थगित कर दी, अगले दिन के लिए बोल दिया। अब राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं, कह रहे देखो राज्य हमारा, सब कुछ हमारा, अधिकार होगा इस गुरु और शिष्य का, ये तो बहुत गलत बात है। अब राजा साहब और दोनों ने मिलकर प्लान बना लिया कि क्यों ना हम ही वेश बदल करके जेल में चले जाएं, उन दोनों को रिहा कर दें, हमें फांसी लग जाएगी, पुनर्जन्म होगा और हम फिर से अपने इस राज्य के राजा और मंत्री बनेंगे। ठीक है भाई, सहमत हो गए। देखो वेश बदल लिया और नहीं, पहले तो उन्होंने एक राजा के रूप में जल्लादों को आज्ञा दी, भाई कल को तुम्हें रात्रि में एकदम से तुरंत फांसी देनी है, पहले गुरु को देनी है फिर शिष्य को देनी है। ठीक है, अब वेश बदल कर पहुंच गए जेल में, उन्हें रिहा करवा दिया और जल्लादों ने उन्हें रातों रात फांसी पर डाल दिया।
होगी ना गड़बड़। अब इतनी भी क्या मूर्खता जो दिमाग से सोचे ना क्या गलत है क्या सही है। अब देखिए आपके अंदर भी एक एक्साइटमेंट होगा कि भी अंत क्या हुआ, तो अंत आप देखिए क्या होता है। अब जैसे ही अगले दिन सुबह के समय जल्लादों ने उस डेड बॉडी को उतारा और चील कौओं के सामने फेंकने के लिए उतारा, तो देखा रे ये तो राजा और मंत्री है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। बड़ा निराशा हुई, पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि राजा और मंत्री दोनों मर गए, अब हमारे राज्य को कौन चलाएगा। अब ध्यान किधर गया, ध्यान गया गुरु और शिष्य पर, जो वहां से जाने की तैयारियां कर रहे थे। कुछ लोग इकट्ठा होकर के गए और बोले प्रार्थना करके अब हमारे इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। शायद तुमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, हम तुम्हें अपना राजा स्वीकार करना चाहते हैं। काफी समय लगा मनाने में, मंत्री तो ऐसे ही मान गया क्योंकि वो जाने ही नहीं चाहता था वहां से। अब गुरुजी इस बात पर तैयार हुए कि हाँ मैं राजा बन जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर कि जो प्रकृति ने जो चीज बनाई है दिन को दिन रात को रात, और 1 रुपए में कोई भी चीज भरपेट नहीं मिलेगी, ना तो ऐसे राज्य चल पाएगा ना लोगों का भरण पोषण। अगर इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा राजा बनने के लिए तैयार। तो वो सब लोग उनके सामने केवल अब एक ही विकल्प था कि उन्हें लगा कि हम तो सब मूर्ख हैं, क्योंकि हमारा राजा भी मूर्ख, हमारे मंत्री भी मूर्ख थे। यदि ये गुरु और शिष्य हमारा राजा और मंत्री बन जाएंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा और हम सब सुखी सुखी इस राज्य में जीवन यापन करेंगे। ये बात पर सब लोग राजी हो गए। उन्होंने गुरु और शिष्य को अपना राजा और मंत्री बना लिया और पहले की तरह हर चीज अच्छे तरीके से चलने लगी। पूरे राज्य में खुशहाली हो गई। दिन को लोग काम करते और रात्रि में सब आराम करते। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि मूर्खता इतनी भी बड़ी न हो कि जो जान भी जोखिम में डाल दे। तो हमें इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है? हमें मिलता है कि कोई भी काम करे तो सोच विचार करके करे, उस पर दिमाग जरूर लगाए। कभी भी प्रकृति के विरुद्ध ना चले जैसे कि वो राजा चले। और आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? और मैंने पूरी कोशिश की है, यानी मैंने इसका पार्ट 1 बनाया, पार्ट 2 बनाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं एक भी पॉइंट इसका ना छोड़ूं, क्योंकि चैप्टर की समरी काफ़ी बड़ी है और आपकी समझ में आगे होगी।